नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। और आज हम स्कूल व्याख्याता के साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ किस पर टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं और किस प्रकार का नया प्रश्न बन सकता है, उन सब पर हम इस वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं। एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आप सभी साथियों के लिए। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछे गए आरपीएससी द्वारा। उन क्वेश्चनों में से रिलेटेड क्वेश्चन है वो किस प्रकार के बन सकते हैं, इन सब पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। कैसा क्वेश्चन था? निम्नलिखित में से किसका भार अधिक है? देखिए, भार के बारे में पूछा गया है कि ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से किस में है वो भार सबसे ज्यादा है। देखिए, भार जब भी हम ज्ञात करते हैं तो भार का मतलब होता है जो पदार्थ के अंदर टोटल अणु भार है और कुल कितने मोल हैं उनका क्या होता है, गुणा होता है। यानी कि आपको उसका अणु भार पता होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान। जो आपका एक मोलर द्रव्यमान होता है, वो मोलर द्रव्यमान क्या होता है? जैसे अणु भार है, परमाणु अणु भार बराबर परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान और बराबर किसके होता है? हमेशा सूत्र भार के। ये चीजें हैं वो उसको हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अणु, देखिए परमाणु एकल तत्वों से मिलकर बने होते हैं। अणु में अंदर दो जब एकल परमाणुओं का अधिक से भाग लेते हैं तो उनमें हमें ये ध्यान रखना है कि मोलर द्रव्यमान है वो हमेशा अणु भार, परमाणु द्रव्यमान और सूत्र भार के हमेशा क्या होता है, ये तीनों चीजें हमेशा बराबर होती हैं। सबसे पहले हमें ये पूछा गया है कि भार किसका अधिक है। हमें निकालना है भार। इसका मतलब है अणु भार को हम जो मोल संख्या दे रखी है उनसे गुणा करते हैं। देखिए, CO2 के 2 मोल, CO2 के 2 मोल दे रखा है। फर्स्ट में देखना CO2। देखिए, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है। तो कितने भाग ले रहे हैं? 2 भाग ले रहे हैं। तो 16 इंटू 2 कर देंगे तो कितने हो जाएंगे अपने? तो 12 प्लस में 32। और इसके कितने मोल भाग ले रहे हैं? तो ये टोटल हो गए अपने पास कितने? 44। तो 44 को आपको क्या करना है? टोटल अणु भार है वो 44 है, इसको आप 2 से गुना कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 88 ग्राम में आ जाएगा इसका मान। तो CO2 के टोटल 2 मोल के अंदर जो भार है वो कितना है? वो टोटल 88 ग्राम भार हो गया। इसी प्रकार से हम सेकेंड, हमें क्या दे रखा है? CaCO3। इसके भी कितने दे रखे हैं? हमें 2 मोल दे रखे हैं। और इसके भी कितने हैं? 2 मोल। यहां पर कैल्शियम का यदि परमाणु भार, अणु भार की बात करें तो कैल्शियम का अणु भार है वो कैल्शियम का कितना होता है? 40 होता है। गुना कैल्शियम का एक ही भाग ले रहा है 40, प्लस में कार्बन का कितना होता है? 12 और ऑक्सीजन की कितने भाग ले रहे हैं? 3 भाग ले रहे हैं। तो 16 तीय कितने हो जाएंगे अपने? 48 हो जाएंगे। 16 तीय कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। अब इन दोनों के टोटल गुणा करो। 50, 60 और 40 कितने हो गए? 100। और कुल कितने भाग ले रहे हैं? 2 मोल हैं इसके। तो इसका भी अणु भार कितना हो जाएगा अपने? 200 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार से जो तीसरा है उसके अंदर देखिए H2O के 2 मोल, इनके भी H2O के कितने मोल दे रखे हैं? इनके भी हमें 2 मोल दिए हुए हैं। तो हाइड्रोजन का एक होता है परमाणु भार और कुल कितने ले रहे हैं? 2 भाग ले रहे हैं। तो 2 प्लस में ऑक्सीजन का एक भाग ले रहा है 16। तो टोटल कितना हो जाएगा? इसके कितने मोल हैं? इसके 2 मोल हैं, यानी कि 18। और 18 को आप 2 से गुना कर दो तो कितने आ जाएंगे? 36 ग्राम आ जाएगा। कुल जो अणु भार है वो कितना आ जाएगा अपना? 36 ग्राम आ जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन के कितने मोल भाग ले रहे हैं? यहां पर हाइड्रोजन के 2 मोल। इसी प्रकार से सुक्रोज दे रखा है, सुक्रोज के 0.2 मोल। C12 यानी कि 12 है, H22 है, O11 है। फोर्थ है C12, H22, O अपने कितना हो गया? 11। C12, H22, O11। अब देखिए इनका जब हम निकालते हैं, कार्बन 12 है,
कार्बन के कितने भाग ले रहे हैं 12, यानी कि 12 को आप 12 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 144, प्लस में हाइड्रोजन के 22 हैं तो 22, ऑक्सीजन को आप 16 को 11 से गुणा करोगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 88। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी अपने ऑक्सीजन है उनको आप टोटल काउंट करो, तो जब आप ऑक्सीजन 16 को 11 से काउंट करते हैं तो 176 इसका टोटल आ जाएगा, 176, 22 और 44। जब आप इनको टोटल जोड़ोगे तो हमारे पास आ जाएंगे 342 और इसको गुणा करना है 0.2 से, और जब इनको 0.2 से गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, टोटल मान कितना आ जाएगा 68.4, कितना ग्राम आ जाएगा 68.4 ग्राम आ जाएगा। अब देखिए जिसका अणु भार सबसे ज्यादा है, ग्राम में भार सबसे ज्यादा है, तो किसका है, 1 नंबर ऑप्शन के अंदर कितना है 88 है, इसके अंदर 200 है, इसके अंदर कितना है 36 ग्राम है और यहाँ पर 68.4 ग्राम है। तो सबसे ज्यादा भार किसका है, CaCO3 के 2 मोल। तो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए कोई यहाँ पर हो सकता है इसी प्रकार के ऑप्शन देकर यहाँ मोलों की संख्या चेंज कर दी जा सकती है, या फिर यहाँ पर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी दिया जा सकता है, या कोई और फॉर्मूला रखकर आपको सीधा सा प्रश्न पूछ दिया जा रहा है। आपको केवल ये सूत्र याद रखना है और ये बाकी काम इन्होंने दे रखा है। इनके अणु भार निकालने के लिए आपको क्या है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार है वो याद होना जरूरी है, कम से कम 20 तत्वों तक, 20-25 तत्वों के, जैसे सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है ना, फास्ट में हीलियम का 4 होता है, इसी प्रकार से सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है। तो इन सब का आपको क्या है एक बार प्रूफ रीडिंग के तौर पर इनकी आपको परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान है वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसका अणु भार निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन परमाणुओं की 0.3 × 10 पाई संख्या का एक द्रव्यमान पूछा गया है। हमें क्या बताना है, हमें इसका बताना है द्रव्यमान। क्या बताना है, द्रव्यमान है हमें बताना है। किसमें 0.31 ग्राम होगा, 0.311 × 23 ग्राम होगा, 7 ग्राम होगा, कितना होगा, हमें क्या बताना है द्रव्यमान। तो ध्यान करना, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, किसी भी पदार्थ का हमें क्या निकालना हो, द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है दिए गए परमाणुओं की संख्या, दिए गए परमाणुओं की संख्या। हमारे पास जो दिए गए परमाणु हैं उनकी क्या है, जो टोटल संख्या है, जैसे दिए गए परमाणु तो नाइट्रोजन के कितने परमाणु दे रखे हैं उसकी संख्या, और आपको क्या करना है अवोगाद्रो संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या इनटू क्या हो जाएगा, परमाणु का गुणा में हो जाएगा परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी हम परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो यहां पर देखो परमाणुओं की संख्या, हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान के अंदर हमें परमाणुओं की टोटल संख्या कितनी दे रखी है, 3.011 × 10⁻23 बटे अवोगाद्रो संख्या का मान निश्चित होता है 6.022 × 10⁻23, जिसको हम n0 से भी लिखते हैं, Na से भी लिख देते हैं। अवोगाद्रो संख्या का मान निश्चित होता है और इसी को हम बोलते हैं 1 मोल। इसी को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ का 1 मोल निश्चित मात्रा होती है पदार्थ की। गुणा में टोटल परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक देखिएगा, जो नाइट्रोजन है इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, लेकिन इसके द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 14 होता है। गुणा में हम क्या कर देंगे, 14 से गुणा कर देंगे। अब देखिए ये कट हो जाएगा, इससे कितनी बार जाएगा, 2 बार, और फिर ये इससे कट हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7। तो टोटल मान है वो कितना आ जाएगा, 7 ग्राम। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। कौन सा ऑप्शन है अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है बिल्कुल
राइट हो जाएगा 7 ग्राम। हो सकता है वहां पर यहाँ पर इस तरह से देखे, या 3 दिया है, हो सकता है या 9 भी हो सकता था, 12 भी हो सकता था, तो यहाँ पर कोई ना कोई संख्या चेंज करके भी अब से प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। सीधा सा आपको क्या मिलेगा, इस फॉर्मूले को याद रखना। एक तो परमाणु जो दे रखे हैं उनकी संख्या बट्टे के अंदर, अवगाद्रो संख्या का मान आपको याद रखना है 6.022 × 10⁻23, ये निश्चित मान होता है। इस निश्चित मान को आपको ध्यान रखना है और फिर आप इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर रखते ही आपका क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। या तो आपसे मोल की संख्या पूछता है, या द्रव्यमान पूछेगा, या फिर क्या पूछ लेगा, टोटल अणुभार या किसका भार ज्यादा है। ये तीनों एक ही प्रकार के टॉपिक से सीधे से बार बार क्वेश्चन है वो रिपीट किए जाते हैं। ये स्कूल लेक्चर 2022 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी परमाणुकता 1 होती है। वास्तविकता में परमाणुकता क्या होती है, किसी तत्व के एक अणु के अंदर उपस्थित परमाणुओं की संख्या। आप देखो क्या है, एक अणु में उपस्थित जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणुकता। एक अणु के अंदर उपस्थित है कितने परमाणु हैं, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणुओं की परमाणुकता कहा जाता है। जैसे एक परमाणुक, जैसे बात करें एक परमाणुक, यानी कि जहां पर परमाणुओं की संख्या केवल क्या हो, एक ही हो। जैसे एक परमाणु के अंदर सभी की सभी क्या आती है, उत्कृष्ट गैस से। कौन सी सम्मिलित होती है, उत्कृष्ट गैस से होती है। जैसे अपना हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये उत्कृष्ट गैस से होती है। क्रिप्टॉन है और जिनोन है, एक रैंडम भी होता है, जिनोन होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रैंडम, ये उत्कृष्ट गैस होती है। इनको आप अच्छे से याद रखना, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है, तो इनके अंदर परमाणुकता हमेशा क्या होती है, एक रहती है। परमाणुकता क्या होती है, एक होती है। इसी प्रकार से हम बात करें द्वि परमाणु की, द्वि परमाणु की अगर बात करें तो जैसे अपने पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, क्लोरीन है, ये क्या है, सारे के सारे क्या है, द्वि परमाणु। यानी कि यहाँ पर परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। जहां पर परमाणुओं की संख्या 2 हो उनको द्वि परमाणु कहते हैं। इसी प्रकार से त्रिपरमाणु की अगर बात करें, जैसे O3 ओजोन है ना, N3 भी आ जाता है नाइट्रेट की, N-3 ये भी त्रिपरमाणु है। या कुछ और आ जाते हैं एग्जाम्पल देखने के लिए। यहां एक आता है बहुपरमाणुक, बहुपरमाणु का उदाहरण है, एक तो होता है अपना फास्फोरस P4, एक होता है S8 यानी कि सल्फर के अधिकतम 8। सर्वाधिक होते हैं, सर्वाधिक किसके होते हैं, कभी भी पूछ ले, सर्वाधिक परमाणु होते हैं वो किस में उपस्थित होते हैं, सल्फर में। इसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपरमाणु के कहा जाता है। सल्फर या जिसको हम बोल देते हैं गंधक, गंधक को क्या कहते हैं, बहुपरमाणु कहते हैं। तो यहां पर प्रश्न क्या है, किसकी परमाणुकता केवल एक है। देखो सल्फर या गंधक ये तो बहुपरमाणु का है, इसके अंदर क्या होगा, S8 होगी। ऑक्सीजन ये एक द्विपरमाणु का है, O2 के रूप में लिखते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन भी एक क्या है, द्विपरमाणु का है, इसको हम Cl2 के रूप में लिखते हैं। जबकि आर्गन, आर्गन क्या है, एकल परमाणु का है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा भाई। सीधा सा इनके जो एग्जाम्पल आपके सामने रखे हुए हैं, इन एग्जाम्पल को आपको अच्छे से याद रखना है। उत्कृष्ट गैस विनाश का, फिर एकल परमाणुओं का, त्रिपरमाणुओं का, है ना, इनको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। जैसे CO2 के अंदर एग्जाम्पल ऐसे और दे दे, H2S दे दे, तो वहां 2 और 1 3 परमाणु हो जाएंगे। तो बहुपरमाणु, द्विपरमाणु के, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, मैंने बताया कि जो 1 मोल निश्चित मात्रा होती है, कार्बन 12 परमाणु से हम निर्धारित करते हैं। कार्बन 12 जो परमाणु है इससे हम मोल को निकालते हैं। 1 मोल में निश्चित कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻³
23 ग्राम, जिसको हम आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। यानी कि मैं इसको Na या आवोगाद्रो से लिख देता हूं। एक निश्चित मोल होता है, परमाणु के अंदर मोलों की संख्या है वो क्या होती है, निश्चित होती है। लेकिन मोल को निकालने के लिए मोल को हम देखिए, मोल को हम किससे लिखते हैं, N से लिखते हैं। N बराबर होता है W/M। यहां पर देखिएगा जो ये W है, W तो क्या होता है, परमाणु का भार, परमाणु का भार या जो कुल भार दे रखा है वो भार, और यहां M होता है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। और इस मोलर द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, अणु भार भी कह देते हैं, परमाणु द्रव्यमान भी कह देते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर सर हमसे क्या किया जा रहा है कि आपको क्या दिया है कि हमें मोलों की संख्या N निकालना है। टोटल हीलियम के कितने ग्राम दे रखे हैं, यानी W का मान कितना दे रखा है, हमें 52 ग्राम दे रखा है। और हीलियम का जो मोलर द्रव्यमान है, जो हीलियम है, इस हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, इसका होता है 4 ग्राम। तो यहाँ पर जो टोटल मान दिया है 52 ग्राम और हमें 4 ग्राम में पूछा गया है, तो कितने ग्राम आ जाएंगे, 13 ग्राम इसके अंदर आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां देखिए हीलियम का पूछा गया है, आपको जैसे सोडियम का दे दे, मैग्नीशियम का दे दे या कोई और अन्य का देकर यहां आपको क्या दे दिया जाएगा, निश्चित मोलों की संख्या पूछी जा सकती है। हो सकता है वो आपसे क्या है, इस फॉर्मूले से को आपको अच्छे से याद रखना है। इस फॉर्मूले से आपको 3 चीजें पूछ सकता है। क्या है, यदि परमाणु भार न दे के मोलों की संख्या और मोलर द्रव्यमान दे दे तो आपको निकालना है। यदि आपको मोलर द्रव्यमान पूछ ले और परमाणु भार और मोल संख्या दे दे तब भी आपको निकालना आसानी से हम इस सूत्र के द्वारा है इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2022 की परीक्षा में आया हुआ था। तो 52 ग्राम हीलियम के अंदर पूछे गए मोलों की संख्या, तो याद रखना मोलों की संख्या से प्रश्न बन सकता है। अच्छा, तो इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, 13 आंसर है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या अधिक परमाणु जुड़कर बनाते हैं, 2 या अधिक जुड़कर क्या बनाते हैं, परमाणु। परमाणु देखिए, परमाणु हैं एकल तत्वों से निर्मित होते हैं। परमाणु तो हमेशा क्या होते हैं, एकल तत्वों से निर्मित होते हैं। ये होते हैं एकल तत्व, जैसे अपने हैं सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, या और कुछ भी लिख दे हम, एकल तत्व जिसके अंदर होते हैं वो एकल तत्वों के रूप में, परमाणु के रूप में उपस्थित होते हैं। जबकि 2 या 2 से अधिक परमाणु, अणु वास्तव में क्या होता है, जो होता है परमाणु जुड़कर जो हमारे पास होता है अणु, अणु के अंदर क्या होता है, 2 या अधिक परमाणु होते हैं। अधिक परमाणुओं का जो समूह होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। या एकल प्रकार के जो तत्वों से निर्मित या एकल परमाणु से निर्मित होते हैं वे सारे के सारे तत्व कहलाते हैं। जितने भी तत्व हैं, ये जो तत्व होते हैं, इन तत्वों से क्या है, एकल परमाणु से, एकल परमाणु से जो निर्मित होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे तो कहलाते हैं तत्व, यानी जिनके अंदर एकल परमाणु हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है सोडियम का, पोटेशियम का। थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं, एकल परमाणु से निर्मित, परमाणु से निर्मित जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं तत्व। और तत्व होता है, जैसे कोई भी एग्जांपल है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है ना, चांदी है, कॉपर है, Au है, ये सारी की सारी धातु, अधातु, उपधातु सारी चीजें इसके अंदर क्या है, निर्मित आ जाते हैं। अब बात आती है अणु की। अणु क्या होता है, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। और ध्यान करना,
ये हमेशा रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इनके अंदर बंध कौन सा होता है, बंध पूछ ले तो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, एक दूसरे से परस्पर रासायनिक बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इनके बीज के अंदर बंध होता है वो क्या होता है, रासायनिक बंध होता है। और ध्यान करना, सामान्य जो भौतिक विधियों से इन बंधों को तोड़ा नहीं जाता। जैसे मान लो हमारे पास जैसे H2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य ये मान लो कोई बॉन्ड है, ये जो बंध है इस बंध को हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। सामान्य जो भौतिक विधियां हैं उन भौतिक विधियों से इनको हम पृथक नहीं कर सकते। इनके लिए हमें क्या विशेष विधियों को अपनाने की जरूरत होती है, विशेष विधियों को अपनाने की क्या होती है, जरूरत होती है। तो हम इसको सामान्य इनको आसानी से हम इनको नहीं तोड़ सकते हैं। अब चीज देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जैसे अपने हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, क्लोरीन है, ये भी क्या है, अणु है। इसके साथ साथ जैसे अन्य की बात करें तो देखिए अपने जैसे नमक का वर्तमान के अंदर आवर्त सारणी के अंदर बात कर रहे हैं तो 118 तत्व हैं। कुल अगर तत्व पूछ ले तो कितने हैं, 118 तत्व उपस्थित है ना। तो इनका निर्माण अणु शब्द किसने दिया, तीन चीजें ध्यान रखना। अणु जो शब्द है ये अणु शब्द दिया था अवोगाद्रो ने। अणु शब्द किसने दिया था, अवोगाद्रो ने। दूसरी बात, इसकी खोज किसने की थी, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोज की थी। खोज किसने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। अब देखो इसमें से अधिक परमाणु जुड़कर बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, अपने अणु बनाते हैं। बात आती है यदि लवण पूछ ले तो लवण किससे निर्मित होते हैं, तो ये अम्ल और क्षार की क्रिया से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम उदासीनीकरण बोलते हैं। क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण क्रिया। यौगिक के अंदर क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व। यौगिक जो होते हैं, जितने भी यौगिक हैं, इन यौगिक में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व जुड़ते हैं, तब हम उनको क्या बोलते हैं, यौगिक कहा जाता है। दो या दो से अधिक तत्व का जो एक दूसरी चीज यौगिक के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, इनका अनुपात क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संवेग पर जो पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। दूसरा, यौगिक एक रासायनिक पदार्थ होता है और जिनको दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में हम आसानी से तोड़ सकते हैं। यौगिक है उनको हम क्या है, सरल पदार्थों के अंदर आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे जल का अणु है, H2O है, ये हमारा क्या एक प्रकार का यौगिक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। इसी प्रकार से जैसे अमोनिया है तो अमोनिया भी एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। तो ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो लवणों की बात करें, लवणों के उदाहरण अगर देखना चाहो तो जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये क्या है, हमारे लवण हो जाएंगे। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्न आ सकता है, दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर जुड़कर बनाते हैं। हो सकता है इस बार ये प्रश्न पूछ ले कि दो या दो से अधिक तत्व परस्पर जुड़कर बनाते हैं। इसी प्रश्न को अगर रिपीटेशन के रूप में अगर आता है तो हो सकता है वहां इस जगह क्या दे दिया जाए कि दो या दो से अधिक तत्व परस्पर जुड़कर क्या बनाते हैं, और सेम ऑप्शन मिल जाएंगे, तो तब वहां पर क्या हो जाएगा, यौगिक। ऐसे पदार्थ जिनको रासायनिक बंध से निर्मित होते हैं, जिनको भौतिक विधियों से आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, कौन होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, अणु होते हैं, जिनको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। ठीक है, इनको आप अच्छे से ध्यान रखना। इसी प्रकार से इनके अंदर एक अपने अणु के अंदर देखना, जैसे फास्फोरस का अणु है ना, नमक का कोई अणु है, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देकर आपसे पूछ सकता है। जैसे जल का अणु है, तो ये भी क्या है, किस में आते हैं, आपके अणुओं में आ जाते हैं। फास्फोरस का अणु हिंदी में लिख देगा, नमक का अणु, जल का अणु, तो ये सारे के सारे अणु के उदाहरण हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात बताना है। प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके अंदर हमें कार्बन और ऑक्सीजन एक नंबर ऑप्शन 1:2, 2:1, 3:8 और 6:8। देखो बात क्या कर रहा है,
कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये बात कर रहा है CO2 की। अब ये कह रहा है कि आपके पास एक सूत्र है, किसका सूत्र है? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब आपको क्या करना है? द्रव्यमान का अनुपात बताना है, यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु जो द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान का हमें क्या बताना है? अनुपात बताना है। क्या बताना है? अनुपात बताना है। मैंने कहा परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसमें हमेशा क्या ध्यान रखना है? एक चीज ध्यान रखना कि जो कार्बन है, सबसे पहले तो आपको अणुभार पता होना चाहिए। कार्बन का अणुभार, इसको दोनों को अलग अलग पूछा है, कार्बन और अपने ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रहे हैं। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? अभी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, अनुपात ऑक्सीजन का टोटल परमाणु द्रव्यमान, यानी ऑक्सीजन के 2 अणु भाग ले रहे हैं तो 16 दूनी कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। तो 12 अनुपात 32 हो गया। कट हो रहा है क्या? चेक करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 4 तिये 12 और 8 चौके 32, यानी 3 अनुपात कितना हो गया अपने? 8 हो गया। निश्चित ध्यान रखना है, परमाणु का द्रव्यमान यदि हमें पता है तो हम इसका अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार के अन्य एग्जाम्पल, जैसे CO का अगर आपसे पूछूं, कार्बन मोनोऑक्साइड का अनुपात क्या होगा, जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात बताना है, तो यहां पर इसको 2 भागों में अलग अलग करो। कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो कितना हो जाएगा? 3 अनुपात 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं H2S की बात करूं कि आप H2S में बताओ, यहां भी 2 है, हाइड्रोजन के कितने भाग ले रहे हैं? 2। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 32। 2 अनुपात 32 का मतलब है 1 अनुपात 16। इसी प्रकार के अन्य एग्जाम्पल है, जैसे NH3 है, आप स्वयं करके देखना। NaCl का भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। NH3 है, NaCl है, और भी एग्जाम्पल है, जैसे H2O का है ना, PH3 है, और इस प्रकार के एग्जाम्पल है जो आपको स्वयं हल करके देखने हैं कि इनके निश्चित अनुपात किस प्रकार से निकाले जाते हैं। अनुपात का सीधा सा सिंपल प्रश्न आता है और यहाँ पर आपको देगा, कोई भी एक फॉर्मूला दे देगा, नाम लिखेगा यहाँ पे, तो ये आपको हिंदी के अंदर नाम भी याद होने चाहिए। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, इसको अमोनिया NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात देगा। फास्फोरस हाइड्रोजन हो गया, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ये जल हो गया, ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, है ना। इसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल, जैसे SO2 का पूछ ले, सल्फर डाइऑक्साइड का पूछ ले, है ना, जैसे NO का पूछ ले, NO2 का पूछ ले, या N2O का पूछ ले। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें से आपको नाम देकर सीधे सीधे प्रश्न रिपीट हो सकता है। तो आपको इनके भी अभ्यास करने हैं, किस प्रकार से निकालना है परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान यदि याद है तो हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अनुपात, निश्चित अनुपात कितना है? तो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटॉन पर होता है। देखिए एक बात करें अपने परमाणु के भौतिक या मौलिक कण, जो हमारा परमाणु होता है उस परमाणु के अंदर 3 मौलिक कण होते हैं। जो परमाणु के अंदर क्या होते हैं? 3 मौलिक कण होते हैं। इनको आप अच्छे से ध्यान रखना, क्या होते हैं? 3 मौलिक कण। एक होता है अपने प्रोटॉन, एक होता है अपने इलेक्ट्रॉन, एक होता है अपने न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये 3 प्रमुख मौलिक कण होते हैं। यदि बात करें, सबसे पहले यदि मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की जो बात करते हैं तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन। यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन। और यदि बात करें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने। ये चीज होगी। अब आप इस पर पूछते हैं आवेश। अब इस पर पूछा जाता है आवेश। जो प्रोटॉन होता है, ये जो प्रोटॉन होता है हमेशा धनावेशित होता है। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? ये हमेशा धनावेशित होता है, ये हमेशा ऋणावेशित होता है, और ये हमेशा क्या होता है? उदासीन होता है। हमेशा ही क्या होता है? उदासीन।
यानी इन पर आवेश रहित बोल सकते हैं। उदासीन का तात्पर्य होता है कि जिस पर कोई आवेश न हो, उदासीन रहित, या इसको शून्य भी कह देते हैं कि इन पर आवेश क्या है, शून्य है या आवेश रहित है, तो भी ये बात सही है। इन पर जो आवेश की बात करते हैं तो ऋणावेशित होता है, ये धनावेशित होते हैं जिन पर इनका मान निश्चित होता है, कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये आपको ध्यान रखना है। इन पर यदि आवेश की बात करें तो ये माइनस में हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये इन पर आवेश है वो शून्य होता है, आवेश होता है नहीं। यदि आपसे पूछ ले इन पर द्रव्यमान, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनका द्रव्यमान कितना है, निश्चित द्रव्यमान की यदि बात करें, द्रव्यमान पूछा जाए तो इन पर द्रव्यमान की संख्या पूछी जाती है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.672 इंटू 10 की पावर 27, 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। यदि इलेक्ट्रॉन पर पूछ ले, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.109 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ये इसका निश्चित होता है। और प्रोटॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर भी क्या होता है, द्रव्यमान होता है निश्चित, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये ध्यान रखना, कई बार इसका एओएमयू में पूछ लेते हैं, इनका निश्चित मान कितना होता है, एएमयू, ये इसकी यूनिट होती है द्रव्यमान की। इसके अंदर पूछे यदि बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर कितना होता है, 1.072, न्यूट्रॉन पर कितना होता है, 1.0086, 1.0072, और यदि इसकी बात करें तो 1.0086, और यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पर होता है 0.000545, ये एएमयू में इसका मान होता है। यदि द्रव्यमान का क्रम पूछे, द्रव्यमान सबसे ज्यादा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के बाद में प्रोटॉन का, प्रोटॉन से भी कम किसका होता है, न्यूट्रॉन का। यदि इन तीनों में द्रव्यमान का क्रम पूछ ले तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फिर अपने क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। सबसे कम द्रव्यमान किनका होता है, न्यूट्रॉन का, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का, फिर है प्रोटॉन का। हमें क्या पूछा गया है, प्रोटॉन पर होता है 1 इकाई धनावेश, यहां पूछ ले इलेक्ट्रॉन पर होता है 1 इकाई ऋणावेश, यहां पर पूछ ले कि न्यूट्रॉन पे होता है कोई आवेश नहीं होता। ये रिपीटिशन होने के चांसेस प्रश्न के होते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन पूछा है, इस बार हो सकता है इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन देकर पूछ ले, तो हमें पता होना चाहिए किस पर कितना आवेश होता है। ये एक सारणी है, बहुत शानदार है, इनके मान भी आपको याद होने चाहिए। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये 672 है, ये 674 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2 नंबर टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं उनकी समीकरण। पहला जो टॉपिक था परमाणु, और दूसरा हमारा जो टॉपिक लगता है फर्स्ट ग्रेड व्याख्या के अंदर वो लगता है रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रिया कितने प्रकार की है ये पता होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया कोई पदार्थ बनाते हैं या नई चीज की उत्पत्ति होती है, उसके अंदर गैस का उत्सर्जन होता है ना, कोई नया पदार्थ बनता है, तापमान में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें परिवर्तन होते हैं जिनको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप हमें जो अभिक्रियाएं प्राप्त होती है उन अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए सबसे पहले निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर Fe, H2O, Fe3O4 और H2 के गुणांक क्रमशः क्या है। देखो संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या होता है कि ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके अंदर क्या हो, परमाणु द्रव्यमान है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है, यानी कि क्रियाकारक। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है क्रियाकारक जो क्रिया करते हैं, एक होता है अपना उत्पाद। इन दोनों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है, यानी कि सीधी सी भाषा में यदि बात करें कि दोनों साइड के अंदर समान चीजें होनी चाहिए। दोनों का मान इधर 2 है तो इधर भी क्या हो, 2 हो,
इधर 4 है तो इधर भी क्या हो 4 हो, यानी इनका इक्विवेलेंट वेट या द्रव्यमान है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, इसमें बदलाव नहीं होना, तभी समीकरण क्या होगी, संतुलित होगी। इनको निश्चित तीर के निशान के द्वारा, है ना, इसके निश्चित उत्पाद के द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि आती है, एक विधि आती है, इसको संतुलन की विधि, संतुलित करने की विधि है, संतुलित करने की जो विधि होती है उसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि, इस नाम से। करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है, यहां पर देखो हमें क्या दे रखा है, Fe2O, Fe3O4 और H2O। ये कह रहा है कि जो Fe है इसकी क्रिया जब हम H2O से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, Fe3O4 और प्लस में हमें क्या प्राप्त होता है, H2 प्राप्त होता है। अब आपको यहां पर कुछ नहीं करना, सिंपल सी चीज देखना है, यहां पर F कितने हैं, यहां पर F1 है, यहां पर F कितने हैं, यहां पर F3 है, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। अब इस साइड को इस साइड से हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। मान लीजिए मैं यहां पर क्या कर दूं, F को कितना कर दूं, 3 कर दूं, तो यहां F कितने हो जाएंगे, 3F। F को मैं कितना कर दें, F को हम कितना कर दें, F को अपने 3 कर दें, कितने कर दें, यहां पर जो Fe है इसको मैं 3 कर देता हूं, तो यहां पर F कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3Fe। यहां 3F करते ही यहां F3 हो गया, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए मैं यहां पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 कंप्लीट है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो ऑक्सीजन 4 के लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, प्लस में 4H2O। यहां हाइड्रोजन 4 करते ही यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या तो हमारे पास पहले कितनी ही 2 थी, अब कितनी हो जाएगी 8, और ऑक्सीजन की संख्या अब कितनी होगी 4। यहां ऑक्सीजन 4 है, ये 3 कंप्लीट, ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं और हमें कितने करने हैं, 8, तो मैं यहां पर क्या रख दूं, 4 रख दूं, तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। तो हमने क्या है कि जो Fe है, तो सबसे पहले Fe पर कितने रखे हैं, Fe को 3 रखा है, बिल्कुल सही है। फिर H2O का कितना है, 4 है, H2O पर कितने हैं, 4 रखा है, इसमें 3, फिर इसमें 4 रखा है, यहां पर 1 हो जाएगा, तो यहां पर देखो 3 4 1, और हाइड्रोजन के अंदर क्या रखा है, हमें 4 रखा है, 3 2 1 2, 3 4 1 4, हाँ बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि हमने क्या रखा है, यहां सबसे पहले रखा है, इनको संतुलित करने के लिए यहां पर 8 है, तो यहां पर भी ये क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब देखो 3 8 4, तो 3 4 8, ये दोनों की संख्या है, ये इक्वल हो गई, तो हमें ये संतुलित समीकरण कहलाती है। और हमने इनका गुणांक क्या लिया है, संतुलित करने के लिए जो गुणांक लिए हैं वो क्या लिया है, 3 लिया है, उसके बाद में 4 लिया है, फिर 1 लिया है, फिर क्या लिया है, 4 लिया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 34 14, 34 14 कौन से ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है। इस विधि को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, क्या है, लेड की क्रिया कॉपर क्लोराइड से करवाते हैं, तो लेड क्लोराइड प्लस में हमें कॉपर प्राप्त होता है। उपरोक्त अभिक्रिया उदाहरण है। देखो संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जुड़ना, या फिर क्या होता है, योगात्मक। इसमें हमेशा क्या होता है, कोई भी 2 या 2 से अधिक तत्व परस्पर जुड़ते हैं और हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है, ये तो हो जाता है जुड़ना, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कोई अभिक्रिया दे रखी है उसमें देखना, वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया, इसका मतलब होता है टूटना या अलग होना। इसका क्या होता है, टूटना या फिर क्या होना, अलग होना। ये हमेशा इसके क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे ए बी है, तो ए बी है, अब 2 या 2 से अधिक तत्वों में टूट जाएगा, ए प्लस में बी, जस्ट इसका उल्टा होता है। तो आप जैसे इस पे रखोगे, जैसे ये ए है, ये मान लो बी है, तो यहाँ पर ए बी का कुछ हो रहा है क्या, वापिस टूट रहे हैं, ये 2 में से 2 में अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखना एक चीज आती है,
तीसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया होती है क्रियाशीलता पर डिपेंड। किस पे डिपेंड होती है? क्रियाशीलता के क्रम पर। क्रियाशीलता के क्रम पर, यानी जो ज्यादा क्रियाशील धातु होती है वह कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से क्या कर देती है? हटा देती है। उसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। आयनों का आदान प्रदान, यानी कि जो दो या दो से अधिक क्रियाशील धातु हैं तो क्रियाशीलता भी इस पे डिपेंड करती है, लेकिन यहां पर परस्पर आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान। देखिए इसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण लिख देता हूं, ए बी प्लस में सी डी, और यहां पर देखो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो हमेशा क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान जब भी होता है तो ए हमेशा किसके साथ जुड़ता है? डी के साथ, और सी हमेशा किसके साथ जुड़ता है? बी के साथ। और यहां क्या बनता है? ए डी प्लस में सी बी। इस तरह को आप अच्छे से आपको क्या है? ध्यान रखना है। यहां पर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक सूत्र दे रखा है, जैसे ए है और प्लस में बी और सी है। बी और सी में कोई एक धातु होती है जो इसकी तुलना में क्या होती है? कम अभिक्रियाशील होती है। तो ये ए क्या करता है? उसको उसके स्थान से हटा देगा, उसके स्थान से हटा देगा और स्वयं क्रिया करके क्या बनाएगा? ए सी और प्लस में बी क्या हो जाएगी? विस्थापित हो जाएगी। तो यहां पर देखो इसमें से ये लेड कॉपर को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। लेड कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो समीकरण इस प्रकार से बनेगी। और अभिक्रियाशीलता का क्रम ध्यान रखना, जो अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है वो अच्छे से याद रखना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में जिंक, जिंक के बाद में आयरन, आयरन के बाद में लेड, लेड के बाद में अपने आता है मध्य क्रियाशील हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में आता है कॉपर, कॉपर के बाद में आता है मरकरी Hg, Hg के बाद में आता है Ag, Ag के बाद में आता है Au। सबसे अधिक क्रियाशील पूछे पोटेशियम, सोडियम, इसीलिए इनको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अधिक क्रियाशील होते हैं, जल्दी आगे पकड़ लेते हैं। सबसे कम क्रियाशील Ag और Au। Au सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, यानी कि ये अभिक्रिया करता ही नहीं है। इस कारण सोने और चांदी की वस्तुएं ज्यादा सुरक्षित रहती हैं, जबकि सोना क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील या अनअभिक्रियाशील होता है। तो अभिक्रियाशीलता का आपको इसको क्रम अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहां पर देखो, यहां पर लेड है, लेड की अभिक्रियाशीलता बताओ। ये रहा लेड, और दूसरा क्या दे रखा है? कॉपर। लेड की अभिक्रियाशीलता है वो कॉपर से कम है या ज्यादा? तो कॉपर से क्या है? इस कॉपर से इसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, इसलिए इसके स्थान से क्या कर देगा? उसको हटा देगा, विस्थापित कर देगा। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो अपना ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिक्रिया सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। देखो यहां पर क्या हो रहा है? मैंने कहा कि इस अभिक्रिया जैसे ए और बी, यहां पर क्या है? सी और डी। देखो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है क्या? यहां पर देखो ये सबसे पहले क्या बनाया है इसने? सी, और उसके बाद में क्या है? बी, और इधर देखो क्या है? ए, और ए के साथ में क्या है? डी। यानी कि आयनों का परस्पर क्या हो रहा है? आयनों का परस्पर आदान प्रदान, आयनों का परस्पर आदान प्रदान हो रहा है यहां पर। और जहां पर आयनों का परस्पर आदान प्रदान हो वहां पर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? वहां पर जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया कौन सी होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। और इसी द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या है? जो हमारा उत्पाद बनता है, जो क्या बनता है? उत्पाद बनता है। उस उत्पाद में एक तो क्या होता है? लवण होता है, और एक प्लस में क्या मिलता है? एक अवक्षेप मिलता है। क्या मिलता है? एक अवक्षेप मिलता है। इस कारण इस अभिक्रिया को अवक्षेप कहते हैं। ये हमारा क्या है? लवण है। ये हमारा क्या है? लवण है। और बेरियम सल्फेट का एक क्या प्राप्त होता है? अवक्षेप प्राप्त होता है। इस कारण इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोल देते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपको देखो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा काम करना है।
ए बी सी डी पर आपको रासायनिक अभिक्रिया याद हो गई। ए बी जुड़ रहे हैं, ए बी प्लस में सी दे दे, तीनों जुड़ रहे हैं संयोजन, अलग अलग हो रहे हैं वियोजन। अगर एक क्रियाशीलता दूसरे को हटा दे, विस्थापन सबसे इंपॉर्टेंट है, विस्थापन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। द्वि विस्थापन में आप ए बी सी डी जैसे समीकरण दे रखी है, जैसे मैंने लिखा है इस प्रकार से लिख कर देख लो, सीधा ही चुटकियों में याद हो जाएगा कि ए बी सी डी आ रहे हैं तो कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन है, विस्थापन है, संयोजन है, वियोजन है। केवल ए बी सी डी को दिमाग में रखना। जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं आप विश्वास रखिए 5 में से 5 प्रश्न इस बार आपको करके आना है। बिल्कुल आसान से तरीके से समझना है और आसान से तरीके से आपको सारे के सारे प्रश्नों के है वो आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है। यह बात कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड की, यह होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना कहते हैं। इसकी क्रिया हम किससे करवाते हैं, जल से क्रिया करवाते हैं, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की उल्टवाइज 2। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये क्या काम करता है, मिट्टी की अम्लता को दूर करता है। और कभी आपसे पूछ ले मिट्टी की क्षारकता, मिट्टी की क्षारकता को कौन दूर करता है, तो आपके करती है जिप्सम। और यदि आपसे पूछ ले मिट्टी की अम्लता कौन दूर करता है, तो मिट्टी की अम्लता कौन दूर करता है, बुझा हुआ चूना। और यदि आपसे पूछ ले कि मिट्टी की क्षारकता को कौन दूर करता है, तो क्षारकता को दूर करती है जिप्सम। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखिए बुझा हुआ चूने की जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो ध्यान करना होता क्या है, बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल एवं प्राप्त उत्पाद के गुणांक 1 हैं, सभी के गुणांक 1 हैं। यह बात कर रहा है, यह कह रहा है कि जो बुझा हुआ चूना है, बुझे हुए चूने का निर्माण हो रहा है, क्या बुझे हुए चूने का निर्माण हो रहा है यहां पे। क्या है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। देखो वास्तव में यह बिना बुझा चूना है और इससे हमें क्या बन रहा है, बुझा हुआ चूना प्राप्त हो रहा है। 1 नंबर बात सही है। इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है क्योंकि ये क्या है, उसमें वियोजन होता है। देखिए इसके अंदर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्रिया बनती है साथ ही साथ हमें क्या प्रदान होती है, ऊष्मा देती है। इस प्रकार से ये क्या होती है, एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया से हमें क्या होती है, ऊष्मा की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज, ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड का गुणांक 1 है, बिल्कुल। और प्राप्त उत्पाद का गुणांक, प्राप्त उत्पाद का गुणांक भी क्या है, 1 है, बिल्कुल। एकल उत्पाद बन रहा है, यहां भी एकल उत्पाद है, तो यहां दोनों के गुणांक समान है, ये बात सही है। लेकिन ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया नहीं है, बल्कि 2 का देखो A प्लस में B, और यहां क्या हो रहा है, AB बन रहा है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, वियोजन की जगह क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो कर रखा जाता है। मान लीजिए आपके पास किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है वो नीले रंग का होता है। और इसके अंदर, इस विलयन के अंदर, ये मान लीजिए इसके अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसके अंदर आपको क्या है, कील को डुबो कर रखना है लोहे की। तो होता क्या है, लोहे की कील का रंग, देखिए लोहा है, इसके अंदर होता है आयरन जो होता है भूरे रंग का। अब देखिए इसमें होता क्या है कि लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है, और तथा
कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला फीका पड़ जाता है। लोहे की कील का रंग सफेद हो जाता है और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला पड़ता है। लोहे की कील के रंग आसमानी हो जाता है और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला। लोहे की कील का रंग अपरिवर्तित रहता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला फीका पड़ जाता है। देखिए जैसे ही इसके अंदर ये नीले रंग का होता है, जैसे हम आयरन को डालते हैं, आयरन को डालते ही इसका रंग का है जो अब ये यहां पर देखिए जैसे ये आयरन होगा तो ये क्या करता है, ऐसी अभिक्रिया बनती है Fe प्लस में CuSO4 और अभिक्रिया करके क्या बनता है FeSO4 और प्लस में क्या निकलता है कॉपर, और कॉपर स्वयं किस रंग का होता है, नीला। और यहाँ पर जो आयरन सल्फेट है इसका रंग कैसा होता है, मटमैले कलर का हो जाता है। यानी कि मटमैले कलर का या जो पहले कलर था वो कलर क्या हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। पहले जो कलर था वो कलर क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है। ठीक है, और ध्यान करना आपसे पूछे कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर देखो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसके अंदर क्या है, कॉपर को आयरन है उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और इसका एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। सफेद नहीं होता, आसमानी नहीं होता, लोहे की कील का रंग अपरिवर्तित नहीं जबकि क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप से जंग होती है, रासायनिक रूप से जंग होती है। जंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, इस पदार्थ के ऊपर जल, वायु और हम कह सकते हैं जल वाष्प। जल वाष्प के रूप में जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं जंग। यानी कि किसी पदार्थ पर जल और वायु, यानी कह सकते हैं नमी और वायु, नमी या वायु की उपस्थिति के अंदर किसी पदार्थ में क्या होने लग जाता है, संक्षारण होने लग जाता है। संक्षारण क्या होने लग जाता है, संक्षारण, संक्षारण होने लग जाता है। पदार्थ के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, संक्षारण होना प्रारंभ कर देता है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, जंग वास्तव में क्या है, जो जंग होती है, जंग एक संक्षारण का गुण है। किसका गुण है, संक्षारण का गुण है। और जैसे ही जंग लगती है, जंग लगते ही जंग से होता क्या है, जब लोहे पर अर्ध नमी या वायु में ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में, किसकी, जल है या वायु है, जल है और वायु के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, एक भूरे रंग की परत का निर्माण हो जाता है जिसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, यानी कि जंग के अंदर क्या है, एक भूरे रंग की परत बनती है। जैसे ये आयरन है, इस आयरन की क्रिया नमी या जल से होती है तो हमें आयरन ऑक्साइड की, ठीक है, और प्लस के अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ एक भूरे रंग की जंग बनती है, भूरे रंग की परत जमा हो जाती है जिसको हम बोलते हैं जंग। और रासायनिक रूप से जंग क्या है, एक संक्षारण की प्रक्रिया है और एक प्रकार का क्या है, रासायनिक प्रक्रम होता है। ठीक है, और जंग लगने पर हमेशा देखना, जंग सर्वाधिक देखे लोहे पर लगती है, लोहे पर जंग लगना। और दूसरा चीज, जब भी जंग लगती है, जंग लगने पर जो वस्तु है उस वस्तु का क्या होता है, भार बढ़ता है। कभी दिमाग में हमारे ये चलता है कि यदि वस्तु पर जंग लगेगी उसका संक्षारण होगा तो भार कम होगा, नहीं, जंग है वो लोहे के ऊपर ही लगती है, भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। जैसे ये लोहा है, इस लोहे के ऊपर क्या है, एक ब्राउन कलर की ऐसे परत जमा होना शुरू हो जाती है जिसके कारण इसका वेट है, इसका जो वजन है वो क्या हो जाता है, इसका जो भार है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी लोहे की वस्तु लेके आते हैं उस पर पेंट लगाना, तेल लगाना, ग्रीस करना, यस्त्र लेपन की प्रक्रिया, एनोडीकरण का प्रक्रम, ये बहुत सारे ऐसे जंग से बचाने के उपाय होते हैं जो हम करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की एक परत जमा हो जाती है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। देखो बात कर रहा है उत्प्रेरक कौन सा है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक है हमारे पास निकल। उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे पदार्थ
जो अभिक्रिया की वृद्धि करते हैं लेकिन स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी अभिक्रिया की अभिक्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं लेकिन उनके अंदर स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे सारी की सारी विक्रिया क्या कहलाती है? वो विक्रिया कहलाती है अपने उत्प्रेरक। उसको हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमारे पास होता है वनस्पति तेल, और वनस्पति तेल से हम किसका निर्माण करते हैं? वनस्पति घी का निर्माण होता है। वनस्पति घी का निर्माण होता है। जब वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण करवाते हैं तो ये हमेशा निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया संपन्न होती है। हमें पूछा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। देखिए निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब भी हम क्रिया करवाते हैं तो ये हमेशा क्या है? हाइड्रोजन की एक प्रकार की संतृप्त अभिक्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोली जाती है? संतृप्त अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं संतृप्त अभिक्रिया। संतृप्त अभिक्रिया का मतलब है जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। संतृप्त अभिक्रिया में क्या होता है? हमेशा एकल बंध आता है, और असंतृप्त में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी कि हाइड्रोजन किरण की अवस्था में वनस्पति जो तेल होते हैं वहां पर देखिए इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं और इसकी अभिक्रिया हम जब निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं, ठीक है ना, और साथ में इसका क्या करवाते हैं? हाइड्रोजनीकरण। यानी कि हम इसमें क्या जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ दिया जाता है? हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है। तो ये अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी? यानी कि CC। अब इसके अंदर देखो R और एक क्या जुड़ जाएगा? H। R और एक हमारे पास क्या जुड़ जाएगा? H। इसका मतलब हुआ कि यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। देखिए इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? संकलन अभिक्रिया कहते हैं। संकलन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया इसी के नाम होते हैं। इसी को हम संयोजन कहते हैं, इसी को हम योगात्मक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटाना। जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटा देती है, वैसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का त्याग है, तो जहां पर ऑक्सीकरण भी। विलोपन अभिक्रिया का मतलब होता है विलोप होना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ है, क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई अणु है जिनमें दो परमाणुओं में से एक या अधिक परमाणुओं का समूह है, या तो प्रतिस्थापित हो जाता है या निकल जाता है। मान लीजिए कोई अभिक्रिया के अंदर कोई एक परमाणु है, परमाणु या फिर परमाणु का कोई क्या है? समूह, पूरा का पूरा समूह क्या हो जाता है? हट जाता है, या फिर क्या हो जाता है? विलोप हो जाता है। उस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ये 4-5 अभिक्रिया हैं। NCERT 10 तक की बुक में लगती हैं और वहीं से बार बार ये क्या है? प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, कार्बन एवं उसके यौगिक। रसायन विज्ञान से संबंधित यानी कि केमिस्ट्री के तीसरा जो टॉपिक है, पहला है परमाणु वाला, दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और तीसरा अपना टॉपिक लगता है कार्बन एवं उसके प्रमुख यौगिक। यानी कि कार्बन क्या है और कार्बन के प्रमुख यौगिक कौन कौन से होते हैं, इनसे संबंधित हमारे प्रश्न रहेंगे। देखिए निम्नलिखित यौगिकों में किस में OH एक क्रियात्मक समूह है? क्रियात्मक समूह की जब हम बात करें तो जब आप बात करते हैं प्रमुख क्रियात्मक समूह की, तो इसके अंदर होता है एक अनुलग्न होता है, एक पूर्व लग्न होता है। पूर्व लग्न हमेशा पहले जुड़ते हैं, अनुलग्न हमेशा पीछे जुड़ते हैं। और ये संख्या किस पर डिपेंड करती है? कार्बन की संख्या पर। जैसे कार्बन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। इसको जैसे एथ है ना, एथ, मेथ, ब्यूट है ना, इस प्रकार से एथ, मेथ, ब्यूट, टेट्रा, हेक्सा है ना, एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट,
तो ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं। इसको हम बोलते हैं एथ, फिर मेथ, फिर अपना आता है प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, सेप्ट, ऑक्टा, नैनो और डेका। इस तरह से कार्बन की संख्या के आधार पर हम उसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। ठीक है। अगर बात आती है क्रियात्मक समूह की, क्रियात्मक समूह में सबसे पहले आता है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन समूह होते हैं। हेलोजन समूह को याद रखना, हेलोजन समूह हमारे 4 मुख्य होते हैं, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है ना। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये हमारे प्रमुख होते हैं। एक होता है अपना आयोडीन, आयोडो, इसको बोलते हैं क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इसके अलावा कुछ और अनुलग्न होते हैं, जैसे OH ग्रुप है। OH किसका होता है, -OH होता है एल्कोहल। ये किसका होता है, एल्कोहल का। OH ग्रुप किसका होता है, एल्कोहल का होता है। दूसरा, अब ध्यान कीजिए, अगर बात हम करते हैं एल्डिहाइड की बात करें, CHO, ये क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। COOH ये हमारा होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। एलोजन हो गया, उसके बाद में हो गया एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया है ना। एक होता है अपने कीटोन, कीटोन समूह होता है C+O। एक अपना कीटोन समूह होता है C+O, ये होता है हमारा कीटोन होता है। एक अपना होता है एल्डिहाइड जिसको CH3 बोलते हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया। तो इनके हमें क्या ध्यान रखना है, पूर्व लगन और अनुलग्न ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखने हैं, पूर्व लगन और अनुलग्न ध्यान में रखने हैं। अब देखो, ये है पहले होता है जैसे कार्बन की संख्या पर पूर्व लगन और अनुलग्न, हमें इनके ध्यान रखने हैं अनुलग्न। इनका अनुलग्न होता है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। एल्कोहल का क्या होता है, एल लगता है। अनुलग्न हमेशा क्या लगता है, एल लगता है, या ओल जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल। इसका अनुलग्न हमेशा क्या होता है, हम सब अनुलग्नों की बात कर रहे हैं, इनका जो अनुलग्न है, अनुलग्न ये क्या होता है, ओल होता है। जैसे प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, इसके अंत में हमेशा क्या लग जाएगा, ओल शब्द लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ओल शब्द लग जाएगा। एल्डिहाइड में क्या लगेगा, एल लगेगा। एल्डिहाइड में हमेशा क्या लगेगा, एल लगेगा। क्या लगेगा, एल। जैसे मेथेनेल, एथेनेल है ना, ब्यूटेनेल, नॉल और नेल, एल में ध्यान रखना है ना। एल्डिहाइड का अपने नाम हो जाएगा। कीटोन के अंदर हमेशा क्या लगता है, कीटोन के अंदर हमेशा ओन लगता है। क्या लगता है, ओन। जैसे प्रोपेनॉन, मेथेनॉन, कीटोन के अंदर ओन लग जाएगा। इनको हमें ध्यान रखना है। जैसे प्रोपेनॉन हो गया, ब्यूटेनॉन हो गया है ना, पेंटेनॉन हो गया। श्रृंखला कार्बन की चलेगी तो इसके अंदर क्या लगेगा, ओन। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसका लगेगा ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। जैसे प्रोपेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इनको हमें क्या ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे एल्कोहल हो गया, तो अब इनके 4 चीज हैं, आपको अच्छे से याद रखनी है। अनुलग्न अच्छे से कौन कौन से याद करने हैं, इन चारों को आपको अच्छे से याद करना है कि जिसके अंदर ये ध्वनि सुनाई दे, ओल। OH को क्या बोलते हैं, ओल। ओल का मतलब है कि OH ग्रुप है उसका क्या होगा, ओल। CHO ग्रुप है इसका क्या होगा, एल। COOH ग्रुप का क्या होगा, ओइक अम्ल। जबकि कीटोन का क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा। ये 4 है मुख्य, और उसके बाद में क्लोरोफ्लोरो वाले हैं। इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर OH क्या है, नॉन, ओइक अम्ल, नेल, नॉन। देखो नॉन भी बोल देते हैं, कीटोन, ओन या नॉन भी कह देते हैं। कीटोन को क्या है, ओन या नॉन। जैसे प्रोपेनॉन, जैसे आप इसको लास्ट शब्द आपको क्या दिखाई दे, ओन की जगह नॉन भी दिखाई दे, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। तो यहां पर देखो ओल, इसके अंदर क्या आ रहा है, ओल। इसके अंदर क्या आ रहा है, ओइक अम्ल। इसके अंदर क्या आ रहा है, नेल, या इसको हम क्या बोलते हैं, नेल या एल।
नेल या एल दिखाई दे, यहां पर देखो क्या है, ऑन या नॉन दिखाई दे, तो ये क्या है, ये कीटोन है, ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये एल्कोहल है। तो अपने प्रश्न में क्या पूछा गया है, OH ग्रुप का क्रियात्मक समूह कौन सा हो जाएगा, तो ब्यूटेनॉन में। हो सकता है इस बार ये रिपोर्ट कर दिया जाए कि नीचे दे दे, यहां पर COOH ग्रुप दे दे, हो सकता है CO ग्रुप दे दे, है ना, CHO ग्रुप दे दे, और एक एस्टर समूह होता है वो भी दिया जा सकता है, COOR समूह भी, है ना। इनको अच्छे से याद करना है, बस ये चार चीजें आप अच्छे से याद कर लेना, ऑल, एल, नेल, ओइक अम्ल, ऑन या नॉन, और इन चारों के आपको याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है। देखो नॉन, प्रोपेनॉन, प्रोपे का मतलब है कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी अपने पास। कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3 कार्बन की संख्या होगी। ये कह रहा है कि प्रोपेनॉन में कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल और इनमें से कोई नहीं। अब हमारे पास 3 कार्बन की श्रृंखला होगी, कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन की श्रृंखला। तो इसके अंदर 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप कहते हैं, 3 कार्बन युक्त है प्रोप कहते हैं, जिसका अनुलग्न हमें क्या दिया है, ओन दिया है, अनुलग्न हमें क्या दिया है, ओन दिया है। तो हो सकता है जैसे प्रोपेनॉन, तो यहां पर ये क्या है, सीधी सी पहचान करने के लिए एक तो कार्बन 3 समूह है, इसका कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अपने एसीटोन का उदाहरण लें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखें एसीटोन। तो देखो सबसे पहले सी, एक तो सी डबल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, ओ होता है, सी डबल बॉन्ड ओ होता है, और इसके मैंने इस तरह से लिखा था, इसका कीटोन, कीटोन होता है, ऑन लग गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन, और कीटोन का फॉर्मूला क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ। तो यहां पर देखो एसीटोन के अंदर क्या होता है, एसीटोन, जब भी एसीटोन की बात करते हैं या हम डाईमेथिल कीटोन भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, डाईमेथिल कीटोन। यहां पर CH3 C और CH3 और डबल बॉन्ड O बोल, तो ये शब्द है कीटोन। कार्बन की संख्या 1 2 और अपने कितनी होगी, 3, तो क्या हो गया, इसको या तो हम बोल देते हैं एसीटोन, इसके अंदर 2 मेथिल ग्रुप हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, डाईमेथिल कीटोन भी बोल देते हैं। एक कीटोन युक्त शब्द सरल यौगिक होता है जो हमेशा क्या होता है, ज्वलनशील भी होता है और साथ ही साथ रंगहीन और वाष्पशील होता है। इसके गंध और काष्ठ के अंदर, काष्ठ आसवन में इसको हम यूज में भी लेते हैं। लेकिन हमें पहचान क्या करती है, नॉन। देखो यहां पर क्या होगा, ओइक, सीधा सा दिखाई दे रहा है ओइक, यहां पर क्या है, एल्डिहाइड का क्या होगा, एल, एल्डिहाइड का क्या होगा, एल, कीटोन का क्या होगा, नॉन, और एल्कोहल का क्या होगा, ओल, या फिर इसको नेल, नोल। ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये चीज की है, देखो नेल, ऑन या नॉन, कीटोन का क्या होता है, नॉन या ऑन, ये चीज ध्यान रखना है, पीछे लगते ही सीधा प्रश्न आ जाएगा। जैसे प्रोपेनॉन, सीधी पहचान दे दी, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, प्रश्न के अंदर ये चीज, 4 चीज याद कर लेना। ओइक अम्ल, बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं अभी इस चीज से, और यहाँ पर एल एल, तो सबके चारों ऑप्शन हैं, इनको पहचान के रूप में अच्छे से याद रखना है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, कीटोन। क्या हो जाएगा, नॉन किसके अंदर होगा, किसका अनुलग्न लगेगा, नॉन हमेशा कीटोन के अंदर अनुलग्न लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में किसका गलनांक अधिकतम है। बात करा है गलनांक की, कार्बन के यौगिकों में सबसे अधिक गलनांक किसका है, बात आ रही है गलनांक की। बॉइलिंग पॉइंट, और एक होता है अपना मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है क्वथनांक, एक होता है गलनांक। ये तो हो गया अपने गलनांक, एक होता है अपने क्वथनांक। एनसीईआरटी बुक के अंदर ये 4 ही नाम है, एनसीईआरटी बुक के अंदर ये 4 ही नाम है, मेथेन, एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल। कितने नाम हैं, 4 नाम हैं। और सबसे ज्यादा पूछ रहा है, सबसे ज्यादा यदि बात करें तो 1 नंबर पे आता है हमारा एसिटिक अम्ल।
ठीक है। एसिटिक अम्ल के बाद में यदि हम बात करें क्लोरोफॉर्म, किसकी बात करें? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बाद में आता है अपने एथेनॉल, और एथेनॉल के बाद में आता है मेथेन। एथेनॉल और नेथेनॉल के बाद में आता है अपने मेथेन। अब इनको ध्यान रखना, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये है 4 नंबर। यदि हमसे पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो इनका मान गलनांक का है, इनका मान केल्विन में दिया होता है और इनका मान होता है 290 केल्विन। एसिटिक अम्ल का कितना होता है? 290। क्लोरोफॉर्म का कितना होता है? 209। कितना होता है? 209। और यदि हम बात करें अपने एथेनॉल, एथेनॉल का 156। ये निश्चित आंकड़े दिए हुए हैं एनसीईआरटी किताब में और इसका मान दे रखा है 90। तो यहां से देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सर्वाधिक किसका? एसिटिक अम्ल का। सबसे कम किसका? मेथेन का। यदि आपसे क्रम पूछ ले तो क्रम भी पूछे तो सबसे पहले मैं जैसे इसको लिख रहा हूं मेथेन, सबसे अधिक पूछे तो एसिटिक अम्ल ए से लिख रहा हूं मैं, फिर ये क्लोरोफॉर्म सी से लिख रहा हूं, फिर इसके बाद में अपने क्या है एथेनॉल एटी से लिख रहा हूं, फिर मैं इसको क्या लिख रहा हूं? मेथेन से। ये तो हो गया घटता क्रम। कौन सा क्रम हो गया? घटता क्रम। यदि पूछे बढ़ता क्रम, बढ़ता पूछ ले तो हम इसके उल्टा लिख देंगे एम ए टी फिर सी और फिर है ए। तो ये घटता और बढ़ता क्रम भी इससे पूछा जा सकता है। एक प्रश्न तो इस प्रकार का। दूसरा, यदि इनकी बात करेंगे सबसे ज्यादा एसिटिक अम्ल का, फिर क्लोरोफॉर्म, फिर एथेनॉल, मेथेन, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेल्टिंग पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है? इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 391 होता है, 391। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 334 होता है, जबकि इनका होता है वो 351 होता है, और मेथेन का सबसे कम 111 होता है। एक चीज अपवाद है, क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि गलनांक का क्रम तो एसिटिक अम्ल का 1, फिर क्लोरोफॉर्म, लेकिन क्लोरोफॉर्म का जो गलनांक है वो इससे क्या होता है? कम होता है एथेनॉल से। मेल्टिंग पॉइंट का सही क्रम होगा एसिटिक अम्ल, फिर इसके बाद में एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और मेथेन। लेकिन आज तक प्रश्न 2-3 बार रिपीट प्रश्न यही हुआ है कि किसका गलनांक सबसे अधिक है, और इस बार प्रश्न के चांस है कि किसका गलनांक सबसे कम है। कम में आए तो दोनों में क्या होगा? मेथेन। दोनों में मेथेन का सबसे कम वाले कौन है और अधिक वाला कौन है? अधिक किसका है? एसिटिक का है। चाहे बॉइलिंग पॉइंट पूछे, चाहे मेल्टिंग पॉइंट पूछे, गलनांक पूछे, चाहे क्वथनांक पूछे, और सबसे कम किनका होगा? मेथेन का। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। कार्बनिक यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है? तो किसका गलनांक अधिकतम है? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये है, कार्बन के किस अपरूप में फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं? ग्रेफाइट 60, ग्रेफिन 60, हीरा, फुलरीन। देखो कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय। एक तो अपने इतने ये जितने भी सारे दे रखे ना, ये सारे के सारे क्या हैं? क्रिस्टलीय अपरूप हैं। क्या है? क्रिस्टलीय अपरूप। जैसे अपने हीरा है, ग्रेफाइट है ना, और फुलरीन है। ये 3 मुख्य हैं, जबकि ग्रेफिन एक नई खोज है। यहां पर क्या है? कोयला है, काजल है, कोलतार है, ये हमारे अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। ध्यान करना है, जो हीरा होता है, हीरे की संरचना हमेशा कैसी होती है? ये समचतुष्फलकीय होती है। ये परतदार षटकोणीय संरचना होती है। फुलरीन को C60 या बकमनिष्ठ फुलरीन भी कहते हैं। फुलरीन को C60 या बकमनिष्ठ फुलरीन भी कहते हैं। तो वास्तविकता के अंदर क्या है? C60 फुटबॉल जैसी, C60 इसको फुटबॉल की जैसी, फुटबॉल भी बोल देते हैं। तो ये क्या होता है? हमारा फुलरीन होता है। कौन होता है? फुलरीन।
इसके अंदर एक 12 पंचकोणीय और षटकोणीय संरचना होती है, अलग अलग होते हैं। 20 पंचकोण होते हैं, 12 षटकोण होते हैं, यानी टोटल 32 फलक होते हैं, जिनमें से 20 पंचकोणीय और 12 षटकोणीय फलक होते हैं। और फुलरिन है वो C60, फुलरिन 60। ये डी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्बन का एक अपरूप नहीं है। कार्बन का अपरूप, अभी हमने बात की थी कार्बन के कौन कौन से अपरूप हैं, तो कार्बन के जो अपरूप है हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, बेंजीन है। ये कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है, कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है। तो हमने अभी भी चर्चा की थी कि कार्बन के मुख्यतः 2 प्रकार के अपरूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय अपरूप होता है, दूसरा अक्रिस्टलीय अपरूप। जितने भी क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं वो क्या है, जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है। एक और ध्यान रखना, ग्रेफिन एक नई खोज है जिसके क्या होती है, समतलीय चादर जैसी संरचना होती है और मधुमक्खी के छत्ते के आकार जैसी उसकी संरचना होती है। और अक्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो कोयला है, कोल है, कोलतार है, गैस कार्बन है, अपने चारकोल है, काजल है, ब्लैक या कालिक जितनी भी होती हैं वो सारे के सारे अक्रिस्टलीय अपरूप में आते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये करना है कि यहाँ पर क्या पूछा गया है हमसे कि कार्बन का अपरूप नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बेंजीन है वो एक क्या है, कार्बनिक यौगिक जरूर है लेकिन कार्बन का क्या है, अपरूप नहीं है। कार्बन का क्या नहीं है, अपरूप नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। अब देखो चारकोल, कोक, गैस कार्बन और फुलरिन हमने अभी चार्ज की थी। एक होता है क्रिस्टलीय, दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय के अंदर आपको 4 नाम याद रखने हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन और अपने ग्रेफिन को भी इसमें याद रखना। और अक्रिस्टलीय रूप में अगर बात करें सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, कोयला। अक्रिस्टलीय रूप की बात करें तो अपने हो जाएगा कोयला, कोयला, कोक, कोयला, कोक, कोलतार है ना, कालिक है जितनी भी, जैसे हम कहते हैं गैस कार्बन है, गैस कार्बन हो गई, कालिक हो गई, काजल हो गया, एक होती है कालिक सही होती है। ये सारे के सारे क्या है, कार्बन के अपरूप हैं। एक इसके अंदर अपने और आता है चारकोल, चारकोल भी क्या है, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। तो यहाँ पर फुलरिन है वो किस प्रकार अपरूप है, क्रिस्टलीय अपरूप है। बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अक्रिस्टलीय अपरूप हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है। देखो पीछे हमें क्या प्रश्न पूछा गया था, गलनांक। मैंने कहा गलनांक की बात आए, सबसे ज्यादा एसिटिक अम्ल। अगर बात आए क्वथनांक की तो क्वथनांक भी किसका, एसिटिक अम्ल का। अधिक, अधिक की बात करें तो गलनांक और क्वथनांक दोनों ही किसके होते हैं, एसिटिक अम्ल के। यदि बात आए कम की तो कम के अंदर दोनों ही गलनांक और क्वथनांक किसके होते हैं, मेथेन के। कम की बात आती है तो गलनांक और क्वथनांक किसके हो जाते हैं, मेथेन के। जो अभी मैंने चार्ट या सारणी बनाई है आप वहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका एक विलियन है। सिरका, सिरका क्या है, एक विलियन है। किसका विलियन होता है, सिरका एसिटिक एसिड को सिरका बोलते हैं। एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड बोल दो या एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ये होता है हमारा सिरका। क्या होता है, सिरका। अब ये पूछ रहा है 50 से 60% एसिटिक अम्ल एल्कोहल के अंदर है ना, 5 से 8%, 50 से 60, 5 से 8 एसिटिक अम्ल का बेंजीन में, 5 से 8% क्लोरिक अम्ल जल में। देखिए वास्तविकता अगर बात करें
तो ये एक प्रकार का एल्कोहल होता है। अगर इसका निर्माण पूछ ले कि इसकी प्राप्ति कैसे होती है, यानी हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त कैसे होता है, तो एथेनॉल से हम किसको प्राप्त करते हैं, इसका निर्माण या प्राप्ति है वो किससे होती है, ये होती है एथेनॉल से। किससे प्राप्त करते हैं, एथेनॉल से प्राप्त करते हैं। इसका दूसरा नाम है, इसे विनेगर भी कहते हैं। किसी नाम से जाना जाता है, विनेगर के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है एक प्रकार की खट्टी शराब। खाद्य परिरक्षण में खानों को सुरक्षित रखने के लिए भी विनेगर का बहुत उपयोग किया जाता है। वास्तविकता के अंदर क्या होता है, इसके अंदर लगभग 6 से 8% जलीय विलयन होता है। कितना विलयन होता है, 6 से 8% जलीय विलयन होता है। किसके अंदर, एसिटिक अम्ल के अंदर। क्या होता है, एसिटिक अम्ल का लगभग 6 से 8% जलीय विलयन एसिटिक अम्ल का। तो एसिटिक अम्ल का 6 से 8% जलीय विलयन होता है। और यदि आप इनकी पीएच भी पूछ ले, इनकी पीएच का मान होता है लगभग 2.5, यानी इनकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय प्रकृति का होता है। एसिटिक अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, एसिटिक अम्ल है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। और कुछ बुक्स हैं उनके अंदर आपको 5 से 8% भी मिल जाएगा। क्या है, 5 से 8% भी मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं यानी ये पुरानी बुकों के अंदर ये मान मिलता है, और नई जो किताबें हैं वहां इनका मान है 5 से 8% भी सही है। 5 से 8% जलीय विलयन भी इसका राइट होगा। 5 से 8% एसिटिक अम्ल जल में, तो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद है। जो साबुन बनती है उस साबुन के उत्पाद में सह उत्पाद है। देखिए बात करते हैं साबुन की। साबुन जो है ये क्या होता है, उच्च वसीय अम्लों के बने होते हैं। क्या है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। एक प्रकार के हम कह सकते हैं उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। साबुन होती है वो सोडियम लवण होती है। अब ये बात आती है कि जब कोई भी तेल या वसा की, हमारे पास क्या होता है, इसकी प्राप्ति कोई तेल या जो वसा होती है उस तेल या वसा पर हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया द्वारा, यानी कि जो हमारे पास कास्टिक सोडा होता है उसकी अभिक्रिया से प्राप्त करते हैं। इस पर अभिक्रिया किसकी करवाई जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। इस कास्टिक सोडे से हम क्या है, साबुन का निर्माण करते हैं। और जब साबुन का निर्माण किया जाता है तो हमें सह उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है। यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस में क्या मिलते हैं, ग्लिसरॉल के एस्टर प्राप्त होते हैं। इनकी अभिक्रिया से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस में ग्लिसरॉल के क्या प्राप्त होते हैं, एस्टर प्राप्त होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या हमें प्राप्त होता है, एस्टर प्राप्त होता है। जैसे हम इसकी क्रिया कराते हैं, तेल या वसा के जलीय अपघटन से ग्लिसरॉल और अंत में सोडियम लवण है वो साबुन बनाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। उच्च वसीय अम्लों का मतलब है C15 हो गया, जैसे C17 हो गया, है ना, C19 हो गया। इस प्रकार के कार्बन की संख्या इसके अंदर निश्चित होती है। तो ये इसके अंदर सह उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। क्या उत्पाद होता है, ग्लिसरॉल की प्राप्ति होती है साबुन के सह उत्पाद के रूप में। साबुन क्या नहीं करता, ये कठोर जल में क्रिया नहीं करता, क्रिया नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक है। जो भी बायोगैस या जो हम गोबर गैस बोलते हैं, बायोगैस या जो गोबर गैस है उसके अंदर देखो मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन क्या कह रहा है,
सबसे पहले आती है, बात करें हम बायोगैस। बायोगैस है, ये घरेलू गोबर गैस होती है, जैविक कचरे से निर्मित होती है। किससे? जैविक कचरे से प्राप्त। सड़ी गली वस्तुओं को एक गड्ढे में इकट्ठा कर लिया जाता है और उससे हम इसको प्राप्त करते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा के क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। और इसका जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? मेथेन होता है। लगभग 75% क्या होती है? मेथेन, प्लस में अन्य गैसें होती हैं। ये चीज अच्छे से अपनो ध्यान रखना। एक नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है बायोगैस, जो भी है प्राकृतिक गैस सीएनजी है, ठीक है। इसकी बहुत खासियत है, बिना कम धुएं के साथ जलती है। लगभग मेथेन है, अन्य गैसें हैं। इनके मुख्य घटक की बात करें तो इसके साथ साथ मेथेन के साथ साथ में जैसे अन्य गैसों के अंदर अपने CO2 भी मिलती है, और भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, सल्फर की ऑक्साइड है, ये भी हमें मिल जाएंगे। दूसरी चीज है यहाँ पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम बोलते हैं CNG। क्या बोला जाता है? CNG। एक होता है LPG, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ये होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG को हम बोलते हैं, LPG को लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, और CNG को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG और LPG का हमें ध्यान रखना है। LPG का जो मुख्य घटक है वो क्या होता है, और CNG के हमें मुख्य घटक है क्या प्राप्त होते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसके अंदर आपको CNG है और LPG है, ये घरेलू सिलेंडरों में कौन सी भरी जाती है? जो घरेलू सिलेंडर होते हैं उसमें हमें भरी जाती है LPG या CNG, तो CNG होती है। वाहनों के अंदर जो यूज लेते हैं वहां कौन सी होती है? LPG होती है। अब जो CNG होता है इसका मुख्य घटक कौन होता है? इसका मुख्य घटक मेथेन होता है, जबकि LPG का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन है, प्रोपेन है। ये जो घटक होते हैं ये किसके घटक होते हैं? हमारे LPG के घटक होते हैं। सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन के बाद में अगर बात करें तो आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, और फिर होता है अपने प्रोपेन। ये होते हैं LPG के मुख्य घटक। इसका काम है सबसे ज्यादा, अगर मात्रा की बात करें लगभग 40% ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन लगभग 30-35%, और अगर इसकी बात करें प्रोपेन की तो 30 से 32% ये होते हैं। घरेलू गैस सिलेंडरों में कौन सी उपयोग होती है? घरेलू, ये आती है घरेलू गैस सिलेंडरों में। और इसकी गंध का पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? एथाइल मर्केप्टेन, C2H5SH, C2H5SH, मिथाइल आइसोसाइनेट। गंध का पता लगाने के लिए इसके अंदर क्या मिला दिया जाता है? ये चीज मिला दी जाती है ताकि इसका रिसाव हो तो हमें पता चल सके। CNG है, ये एक प्रकार की क्या होती है? ये एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है। एक प्रकार की क्या है? प्राकृतिक गैस है, और इनका उपयोग है वो वाहनों में किया जाता है। CNG का उपयोग किसमें किया जाता है? वाहनों में किया जाता है। इसका नाम होता है एथिल मर्केप्टेन। गंध किसके द्वारा? एथिल मर्केप्टेन, एथिल मर्केप्टेन के द्वारा। तो CNG, तो यहां पर इसका मुख्य घटक, किन दोनों का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो CNG का मुख्य घटक क्या है? मेथेन है, और बायोगैस का भी मुख्य घटक क्या है? मेथेन है। तो एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। तो CNG और LPG की तुलना में अगर बात करें तो दोनों ही आदर्श गैस होती है। CNG ज्यादा आदर्श गैस होती है, हाइड्रोजन मिश्रित जीवाश्म ईंधन के रूप में काम आती है। इसके घटक मेथेन और एथेन होते हैं। उपयोग वाहनों को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। तो वर्तमान में CNG का बहुत प्रयोग चल रहा है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आज तक के, अब तक के जो रसायन विज्ञान से संबंधित थे, हमारे 24 क्वेश्चन, 4 जो टॉपिक लगते हैं उन चारों टॉपिक से अब तक 24 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब 24 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हैं। वो किससे संबंधित हैं? वो हमारे रसायन विज्ञान से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा हमारा फिजिक्स से, और अंतिम जो पार्ट हम रखेंगे वो बायोलॉजी से अब तक के आए हुए सभी क्वेश्चनों का पार्ट रखेंगे। तो आज के सेशन का ये 24 क्वेश्चन है जो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। और साथियों, सभी साथी क्लास देखने के बाद
आप अपना कमेंट जरूर करें कि आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आपको कैसे लग रहा है। साथ ही साथ जो नए साथी जुड़े हैं वो भी अपने साथियों से ज़्यादा शेयर करें, और प्रत्येक जो पुराने क्वेश्चन हैं, जितने भी ओल्ड क्वेश्चन हुए हैं, सबका वीडियो सॉल्यूशन है, चाहे मॉड्यूल जो हमने डाले थे उन सब का वीडियो सॉल्यूशन है, वो आपको चैनल पर मिल रहा है। तो साथियों आप एक छोटा सा काम जरूर करें, लाइक शेयर के साथ साथ अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ हमारी जो सेकंड ग्रेड की बुक भी बाजार में उपलब्ध हो गई है, जो भी साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी करे हैं वो भी बाजार से सेकंड ग्रेड की बुक ले सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के मॉडल और फर्स्ट ग्रेड की ये बुक भी आपको बाजार में उपलब्ध है। तो मिलते हैं साथियों एक नए पोर्शन फिजिक्स के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।